अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने पिछले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जो है हम डिस्कस किए थे और आज हम एक और टॉपिक आए हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है हमारे पास आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म भी हमारे पास पॉलीमराइजेशन की तरह दो जो है वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है हमारे पास आइसो मींस सेम और दूसरा है हमारे पास मर्स मींस यूनिट। तो आइसोमर्स हम कहें कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। That is called isomers and phenomena is called isomerism. अब आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो हमारे पास डिफरेंट है। तो इस बिहाफ पे साइंटिस्ट ने आइसोमेरिज्म के दो टाइप दिए हैं। एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास है क्या। अब अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास सेम होगा, लेकिन विद इन एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास डिफरेंट होगी। तो हम सिंपली इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट arrangement of atoms within molecule। तो इसमें हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल, यानी उसी मॉलिक्यूल में हमारे पास जो एटम की अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। या इसको हम सिंपली कह सकते हैं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो जो अरेंजमेंट हमारे पास होगी वो चेंज होगी। अब जैसे अगर हम यहाँ पे C4H10 को अगर हम लिखें तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक इसको हम लिखेंगे स्ट्रेट चेन में, ये हमारे पास कहलाएगा N-ब्यूटेन। हम N उन सब्सटेंस में देते हैं जिसमें स्ट्रेट चेन होगी, कोई भी हमारे पास ब्रांच नहीं होगी। यहां पे अगर आप देखो तो ये 1 2 3 4 कार्बन एटम हो गए, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 हमारे पास 10, तो टोटल 10 हाइड्रोजन हो गए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 और CH3। अब यहाँ पे हमने लॉन्ग चेन को कम कर लिया। यहाँ लॉन्ग चेन में हमारे पास जो कार्बन की चेन है वो आपके पास 3 और 1 कार्बन आपके पास ब्रांच। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन एटम, 3 3 3 9 और 1 ये हाइड्रोजन 10। तो इसमें आपके पास 10 हाइड्रोजन एटम और 4 जो है कार्बन एटम। तो ये दोनों आपस में हमारे पास कहलाएंगे आइसोमर्स। और ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को साइंटिस्ट ने और डिफाइन किया, डिपेंड करता है नेचर ऑफ जो है कार्बन की चेन पे, पोजीशंस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। तो साइंटिस्ट ने इसके हमें टाइप्स दिए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स पे। इसके हमारे पास 5 टाइप्स हैं। अगर हम इनके नाम लिखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, पहले हम नाम लिख लेते हैं फिर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
इसमें एक है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, एक है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और एक है हमारे पास मेटामेरिज्म, एंड लास्ट वन जो है वो है हमारे पास टाटोमेरिज्म। तो हमारे पास 5 टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब हम वन बाय वन हर एक टाइप जो है चेन जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किन किन सब्सटेंस में हमारे पास ये जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हम आते हैं चेन आइसोमरिज्म में। अब जो भी हमारे पास दो सब्सटेंस आइसोमर्स होंगे उनमें एक चीज कॉमन होगी कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या होगा, सेम होगा। आइसोमर्स का कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब कुछ ऐसे आपके पास आइसोमर जिनमें हमें नाम से पता चलता है कि हमारे पास इनमें क्या चेंजिंग होगी। अब चेन आइसोमरिज्म हमारे पास क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट in their chain structure। तो इनके चेन स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम की अरेंजमेंट होगी वो आपके पास क्या होगी, चेंज होगी। इसको हम चेन आइसोमेरिज्म या इसको हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटल आइसोमेरिज्म। अब ये हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे अल्केन में। अब अल्केन में नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हमारे पास स्टार्ट होंगे तो उसके लिए कम से कम हमें 4 कार्बन रिक्वायर्ड है। 3 कार्बन में हमारे पास आइसोमर्स नहीं बन सकता, उसको हम डिफरेंट तरीके से नहीं लिख सकते। तो ये भी पता होने चाहिए कि किसी भी फैमिली में जो फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास आइसोमरिज्म स्टार्ट होता है वो किस कार्बन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ अल्केन आपके पास कम से कम जो होगा वो आपके पास 4 कार्बन से शुरू होगा एंड सो ऑन, फिर 5, 6, 7 एंड सो ऑन आपके पास हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास अगर 3 कार्बन होंगे तो याद रखो इसके कोई भी आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम इसको 2 डिफरेंट तरीके से नहीं लिख सकते। अब अगर हम ब्यूटेन की बात करें C4H10 तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिखा। एक हम लिख सकते हैं N ब्यूटेन, इसको हम कहेंगे N ब्यूटेन, और दूसरा हम लिख सकते हैं आइसो ब्यूटेन, इसको हम कहेंगे आइसो ब्यूटेन। तो 4 कार्बन के हमारे पास 2 आइसोमर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम C5H12 लिखेंगे तो इसके हमारे पास 3 आइसोमर्स हैं। आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे आइसोमर्स आपके पास रैपिडली बढ़ेंगे। जैसे 4 कार्बन के इसके हमारे पास 2 आइसोमर्स हैं, 5 कार्बन के हमारे पास 3 आइसोमर्स हैं, 6 कार्बन के हमारे पास 5 आइसोमर्स हैं, 7 कार्बन के हमारे पास 9 आइसोमर्स हैं, 8 कार्बन के 18, 9 कार्बन के 35 एंड 10 कार्बन के हमारे पास 75। तो देखो एक कार्बन बढ़ने से हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। अब C5H12 को हम 3 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे वो हमेशा हम स्ट्रेट चेन में लिखेंगे, इसको हम कहेंगे N पेंटेन यानी स्ट्रेट चेन में। दूसरा स्ट्रक्चर हम यहां से एक कार्बन हटा के ब्रांच में लगा देंगे तो आपके पास जो चेन में कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। यहां देखो लॉन्ग चेन में आपके पास कितने कार्बन हैं, 5, लेकिन यहां लॉन्ग चेन में आपके पास कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। याद रखो जो भी आपके पास 2 आइसोमर्स होंगे उनके IUPAC नेम हमेशा डिफरेंट होंगे। 2 आइसोमर्स के IUPAC नेम कभी भी हमारे पास सेम नहीं होंगे। इसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन।
अगर हम यहाँ पे वैसे रूल्स के हिसाब से नंबरिंग दें तो हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारे पास ब्रांच करीब होगी। तो 1 2 3 4 इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, और लॉन्ग चेन में हमारे पास 4 कार्बन, तो हम इसको ब्यूटेन लिखेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि अगर हम इस CH3 को लेफ्ट साइड के बजाय अगर राइट साइड पे ब्रांच में लगाएंगे तो ये अलग आइसोमर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इस स्ट्रक्चर को हम यूं भी लिख सकते हैं और वो एक आइसोमर होगा, वो अलग अलग आइसोमर्स नहीं होंगे। अब यहाँ पे जब हमने ब्रांच लगाई तो देखो वो हमने राइट साइड पे लगाई, और रूल्स के हिसाब से जब हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे और जब नंबरिंग देंगे तो वहां से जहां से ब्रांच करीब होगी तो यहाँ नंबरिंग आएगी राइट साइड पे। अब देखो यहाँ भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच मौजूद है और यहाँ भी सेकंड कार्बन पे ये वाली ब्रांच आपके पास मौजूद है, तो ये दोनों आपके पास एक ही स्ट्रक्चर है, ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो इसको अलग आइसोमर कंसीडर करते हैं और इसको अलग आइसोमर कंसीडर करते हैं। ये सिर्फ इनको लिखने का तरीका अलग है कि वेदर हम राइट साइड से ब्रांच लगाते हैं या लेफ्ट साइड से लगाते हैं, लेकिन ये एक आइसोमर है। ठीक है, तो ये आपके पास कोई अलग से आइसोमर इसका नहीं है। स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड ये आपके पास एक ही आइसोमर काउंट होगा, क्योंकि इन दोनों का IUPAC नाम आपके पास क्या है, सेम है। इसको भी हम आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल और ब्यूटेन हम कहेंगे। ये हो गए इसके दो आइसोमर। अब इसका एक और आपके पास आइसोमर है। अब यहां देखो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चेन में जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहां चेन में जो कार्बन एटम है वो है 5, यहां जो चेन में कार्बन एटम है वो है आपके पास 4। अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें पेंटेन का एक आइसोमर और, जिसमें आपके पास जो आखिरी स्ट्रक्चर है वो ये यहां पे हम लिख लेते हैं, जिसमें हम लॉन्ग चेन में 3 कार्बन रखेंगे और सेकंड कार्बन के साथ 2 ब्रांच लगाएंगे। तो यहां देखो आपके पास लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हो गए, 3, और यहां ये 2 कार्बन आपके पास क्या आ गए, ब्रांच हो गए। तो यहां देखो आपके पास चेन में जो कार्बन एटम की अरेंजमेंट है वो आपके पास डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो राइट साइड से भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच, लेफ्ट साइड से भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच। इस कंडीशन में हम किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3। सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच है तो हम 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन। तो 5 कार्बन के ये हमारे पास 3 आइसोमर्स हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम बाकी एग्जांपल अगर हम लिखें तो मैं आपको बता देता हूं कि 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 9 अप टू 10 कार्बन तक इनके हमारे पास कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। जैसे C6H14 हेक्सेन। हेक्सेन की अगर हम देखेंगे तो इसके हमारे पास 5 आइसोमर्स हैं। C7H16 अगर हम हेप्टेन की बात करेंगे तो इसके हमारे पास जो है वो 9 आइसोमर्स मौजूद हैं। अब यहां 5 कार्बन थे, 5 आइसोमर्स थे, लेकिन यहां पे जब एक और कार्बन बढ़ा तो आइसोमर्स आपके पास 4 इंक्रीज हो गए। तो आइसोमर को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी जो है बढ़ेगी। अब C8H18 जिसको हम ऑक्टेन कहेंगे, इसके हमारे पास 18 आइसोमर्स है। एंड C9H20 जिसको हम नोनेन कहें, इसके हमारे पास 35 आइसोमर्स हैं। एंड C10H22 जिसको हम कहेंगे डीकेन, इसके हमारे पास 75 आइसोमर्स हैं। तो देखो एक कार्बन यहां जब बढ़ा तो आपके पास ऑलमोस्ट जो है 19 आइसोमर्स आपके पास बढ़े, लेकिन यहां जब 9 के बाद जब हम 10 कार्बन में आए तो 40 आपके पास आइसोमर्स बढ़े सिर्फ एक कार्बन बढ़ने से। तो आइसोमर को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे पास क्या होंगे, रैपिडली इंक्रीज होंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थे हमारे पास चेन आइसोमरिज्म में। ये सिर्फ एग्जिस्ट करेगा हमारे पास किसमें, अल्केन में।
अब हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जिसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे अगर हम यहां नाम में ही देखें तो आपके पास कह रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये ऐसे आइसोमर्स हैं दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमने कहा जो भी आइसोमर्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो ही हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। तो लिखेंगे बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म हमारे पास एग्जिस्ट किन किन फंक्शनल ग्रुप में करेगा। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा अल्कीन में, अल्काइन में, अल्कोहल में। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास है अमाइंस में। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कीटोन में भी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप में आपके पास जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। अब वन बाय वन हम इन सब के एक एक एग्जांपल हम करेंगे। पहले हम आते हैं अल्कीन में। अब अल्कीन में जो आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए भी कम से कम आपके पास 4 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे। 3 कार्बन में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम 3 कार्बन में फॉर एग्जांपल लिखें, एक स्ट्रक्चर में हमने डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से दिया हुआ है और दूसरे स्ट्रक्चर में हमने डबल बॉन्ड राइट साइड से दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रूल्स के नंबरिंग के रूल्स के हिसाब से जब हम नंबरिंग देते हैं तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा। यहां से आपके पास लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड करीब है, फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, और इस स्ट्रक्चर में राइट साइड से आपके पास डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में देखो जो डबल बॉन्ड है आपके पास फर्स्ट कार्बन के साथ है, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसीलिए 3 कार्बन में आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब कम से कम कितने कार्बन, 4। जैसे एक एग्जांपल यहां पे हम लिखें C4H8 का, ये हमारे पास कहलाता है ब्यूटीन। अब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक, जब डबल बॉन्ड आपके पास फर्स्ट कार्बन पे मौजूद हो तो यहां 1 2 3 4। जब डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आपके पास मौजूद है तो इसको हम कहेंगे 1 ब्यूटीन। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर को हम यूं लिखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दोनों साइड से आप देखो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो गई। फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप था यानी डबल बॉन्ड वो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा था, और सेकंड स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो आपके पास सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपके पास क्या हो गई, चेंज हो गई। तो एक आपके पास एग्जिस्ट करता है अल्कीन में। अब जैसे अल्कीन में कम से कम 4 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे, इसी तरीके से अल्काइन में भी कम से कम 4 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे। तो यहां अगर हम डबल बॉन्ड के बजाय अगर हम ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ब्यूटाइन, और अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटाइन। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे फिर पॉसिबिलिटी और भी बढ़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे अल्काइन का एग्जांपल लिखें तो अल्काइन के लिए भी कम से कम आपके पास कितने कार्बन रिक्वायर्ड होंगे, वो आपके पास 4। C4H6। तो इसको भी 2 तरीके से लिखेंगे। एक स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड हमने फर्स्ट कार्बन पे दे दिया, अब इसको हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइन, और दूसरे स्ट्रक्चर में हमने ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे दे दिया। अब इस स्ट्रक्चर में आप किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही साइड से ट्रिपल बॉन्ड जो है सेकंड कार्बन से आएगा। इसको हम कहेंगे 2 ब्यूटाइन। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, चेंज है। तो अल्काइन में भी जो आपके पास कम से कम पोजीशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा वो 4 कार्बन से स्टार्ट होगा।
तीन में अल्कीन की तरह पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं अल्कोहल में, कि अल्कोहल में आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म कितने कार्बन से स्टार्ट होगा। तो अल्कोहल में जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो कम से कम आपके पास 3 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे, या उससे आपके पास हायर। 2 कार्बन में पोजीशन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों ही कंडीशन में अगर आप लिखोगे तो OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे मौजूद होगा। तो यहां C3 H7 और OH। यहां एक स्ट्रक्चर हम लिखते हैं जिसमें OH आपके पास फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है, तो ये 1 2 और 3। तो यहां OH फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है तो इसको हम नाम लिखेंगे 1 प्रोपेनॉल। और अगर यही हम स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखें जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपके पास सेकंड कार्बन पे मौजूद है। अब जब फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे मौजूद है तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड से पोजीशन सेम हो रही है। तो अब देखो जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ, इसको हम कहेंगे 2 प्रोपेनॉल। तो अल्कोहल में भी आपके पास कम से कम जो आइसोमर स्टार्ट होंगे वो 3 कार्बन से होंगे। अगर हम अमाइन की भी बात करेंगे तो आप OH को रिप्लेस करोगे और सिंपली यहां पे अमाइन लिखोगे, तो अमाइन में भी आपके पास कम से कम जो आइसोमरिज्म मौजूद होंगे पोजीशन वो 3 कार्बन से स्टार्ट होंगे। अब हम आखिरी एग्जांपल पे आते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म पे, और वो है हमारे पास कीटोन। तो अब हम आते हैं कीटोन में। अब कीटोन में कम से कम जो हमारे पास आइसोमरिज्म स्टार्ट पोजीशन आइसोमरिज्म स्टार्ट होगा उसके लिए 5 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे। तो यहां N मिनिमम आपके पास 5 होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो C5 H10 और O। अब यहां अगर हम देखें कम से कम 5 कार्बन कैसे, जैसे अगर हम यहां पे स्ट्रक्चर लिखें, ये कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप के कार्बोनाइल के दोनों तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बन एटम होना चाहिए। तो यहां हमने कार्बोनाइल फर्स्ट कार्बन पे दे दिया, इसको हम कहेंगे नंबरिंग अगर हम स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप लेफ्ट साइड से करीब है, इसको हम कहेंगे 2 पेंटेनोन। लेकिन अगर हम इसी स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल ग्रुप सेकंड के बजाय अब अगर हम थर्ड कार्बन पे लगाएंगे तो यहां जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहां किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो वो थर्ड कार्बन पे आपके पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे 3 पेंटेनोन। तो ये आपके पास एग्जिस्ट करेगा पोजीशन आइसोमरिज्म में, लेकिन मिनिमम जो आपके पास कार्बन रिक्वायर्ड होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 5 होंगे। 4 कार्बन में आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मिनिमम यहां पे कितने होने चाहिए, 5। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप थे जिसमें पोजीशन आइसोमरिज्म हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पे। तो हमने 2 टाइप डिस्कस कर लिए, अब हम आते हैं तीसरे टाइप पे जो कि है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब जैसे नाम से यहां पे हमने कहा चेन आइसोमरिज्म में, पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या था, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही आपके पास क्या थी, चेन। लेकिन ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ही हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। अब यहां पे आपके पास क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो अब यहां पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। तो हम 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे जो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होंगे, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या होगा, सेम होगा। तो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो सकते हैं। तो एक आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में है। अल्कोहल प्लस ईथर, ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में है। कार्बोऑक्सिलिक एंड
ईस्टर, ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास और भी पॉसिबिलिटीज है, जैसे हम कहें अल्काडाइन और अल्काइंस, ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास क्या मौजूद है, अल्कीन प्लस में साइक्लोअल्केन, तो ये भी आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम और भी लिख सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो यहाँ पे हम अल्कीनोल भी लिख सकते हैं। यानी अब डबल बॉन्ड यहां पे आपके पास कार्बन एटम कार्बन कार्बन के साथ होगा, लेकिन इसके साथ OH ग्रुप मौजूद होगा, तो अल्कीनोल भी हमारे पास इसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में हो सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले एल्डिहाइड और कीटोन को। तो यहां पे अगर हम पहले आए कि एल्डिहाइड प्लस कीटोन में, तो ये अगर हमारे पास आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, तो यहां कम से कम आपके पास जो कार्बन एटम रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 3, तो C3H6 और O। अब एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें हमारे पास क्या है कि कार्बोनाइल के एक तरफ लाजमी हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरे तरफ क्या होगा, कार्बन एटम की चेन। और जो कीटोन है, कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों तरफ क्या होगा, कार्बन एटम की चेन। इसीलिए कम से कम जो कार्बन रिक्वायर्ड होंगे वो 3, क्योंकि कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन एटम का होना लाजमी है। तो मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड होंगे, 3। तो इसको हम अगर हम लिखें एल्डिहाइड की सूरत में, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, जिसमें आप देखो कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन एटम की चेन। अगर इसको हम कीटोन की सूरत में लिखेंगे तो यहां आपके पास कार्बोनाइल और दोनों तरफ क्या है, कार्बन एटम की चेन। ये हमारे पास कहलाएगा प्रोपेनल और ये हमारे पास कहलाएगा प्रोपेनोन। इसमें पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे ही है, तो पोजीशन तब मेंशन की जाती है जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। तो ये आपके पास 2 प्रोपेनोन। आप देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपस में कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। जब अल्कीनोल का एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास कम से कम 4 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे, तो उसमें हम डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देंगे और आपके पास जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसको हम OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे अगर हम 4 कार्बन में लिखें C4H10 और O, तो जैसे अगर हम कीटोन में लिखें तो ये आपके पास हो गया कीटोन के हिसाब से। लेकिन अगर हम अल्कीनोल के हिसाब से लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने डबल बॉन्ड दे दिया और यहां पे हमने डबल बॉन्ड दे दिया कार्बन कार्बन के बीच में। अब अगर हम यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है अगर हम काउंट करें तो आप यहां पे टोटल 1 2 3 4 कार्बन लिखे, तो 1 2 3 और 4 कार्बन एटम हो गए। अगर हम यहां पे हाइड्रोजन एटम अगर लिखे, सॉरी C4H8 नॉट 10, तो यहां देखो 2 3 5 7 और ये 8, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन एटम हो गए और 1 2 3 4 आपके पास क्या हो गए, कार्बन एटम हो गए। यहां पे भी अगर आप देखो 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 कार्बन एटम और 1 ये ऑक्सीजन। तो आपके पास कीटोन और ये आपके पास आ जाएगा अल्कीनोल में, जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में है और यहां पे आपके पास OH ग्रुप भी मौजूद है। तो अल्कीनोल, कीटोन और एल्डिहाइड आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट। अब दूसरा एग्जांपल आते हैं अल्कोहल और ईथर पे, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे इसके एग्जांपल हम लिखते हैं। तो अल्कोहल और ईथर पे हम आ जाते हैं।
अब अल्कोहल और ईथर में कम से कम जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रिक्वायर्ड होंगे वो इस फार्मूले में C2H6 और O। अगर इसको हम अल्कोहल के हिसाब से लिखेंगे तो बेटा अल्कोहल का फार्मूला R बॉन्ड OH, बेटा कहने की आदत है। ईथर में अगर हम लिखेंगे तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारे पास क्या होगी, कार्बन एटम की चेन होगी। तो अगर हम इसको इस फार्मूले में लिखें तो अल्कोहल की सूरत में C3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, इसको हम कहेंगे इथेनॉल। और अगर हम ईथर के हिसाब से लिखेंगे तो CH3O और CH3, इसको हम कहेंगे डाई मिथाइल और ईथर। यहां देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम, लेकिन यहां ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरे तरफ कार्बन एटम की चेन। तो अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर हम कार्बो ऑक्सिलिक और ईस्टर में अगर हम लिखेंगे कार्बो ऑक्सिलिक प्लस ईस्टर में अगर हम लिखेंगे तो C2H4O2, कम से कम 2 कार्बन। अब कार्बो ऑक्सिलिक ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें आपके पास एक फर्स्ट मेंबर जो है रेयर केस है, जिसमें इस कार्बन के बजाय आपके पास हाइड्रोजन एटम की चेन है। जबकि कार्बो ऑक्सिलिक का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें इस साइड में जैसे ईस्टर में R है तो यहां पे आपके पास क्या होगी, हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा। अब यहां अगर इसको हम कार्बो ऑक्सिलिक के हिसाब से लिखेंगे तो हम लिखेंगे एसिटिक एसिड, ये हमारे पास कहलाएगा। आप कार्बन एटम गिनो, ये 1 और 2, हाइड्रोजन अगर गिनो तो 3 ये और 1 ये 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अगर हम ईस्टर के हिसाब से लिखेंगे तो ईस्टर में इस साइड पे कार्बन एटम का होना लाजमी है, बाकी फर्स्ट मेंबर में इस कार्बन के बजाय क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो यहां 3 और 1, 4 हाइड्रोजन, 1 और 2 कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन, लेकिन इसको हम कहेंगे मिथाइल फॉर्मेट कॉमन नेम में। तो ये आपके पास ईस्टर हो गया और ये हमारे पास कार्बो ऑक्सिलिक एसिड हो गए। तो ईस्टर और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड भी हमारे पास क्या है, आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हम एक एग्जांपल आते हैं अल्काडाइईन और अल्काइन पे। तो यहां हम एग्जांपल लिख लेते हैं अल्काडाइईन का और प्लस में अल्काइन का। मिनिमम यहां पे 3 कार्बन रिक्वायर्ड है, जैसे हम लिखें C3H4। अब अगर हम यहां पे अल्काइन के हिसाब से लिखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ये आपके पास सिंपली कहलाएगा प्रोपाइन। लेकिन अगर अल्काडाइईन के हिसाब से लिखेंगे तो इसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद होंगे, CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे देखो 2 कार्बन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, 4 हाइड्रोजन एटम हो गए, ये 1 2 और 3। दोनों में आप देखो जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो अल्काडाइईन और प्लस अल्काइन ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब लास्ट एग्जांपल हमारे पास वो है अल्कीन प्लस में साइक्लो अल्केन पे। तो अल्कीन और साइक्लो अल्केन भी हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो लास्ट इसका हमारे पास एग्जांपल और वो है हमारे पास अल्कीन प्लस में साइक्लो अल्केन। मिनिमम यहां पे जो कार्बन एटम रिक्वायर्ड होंगे वो हमारे पास 3 C3H6, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लो अल्केन हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है और रिंग स्ट्रक्चर के लिए कम से कम जो कार्बन रिक्वायर्ड होंगे वो हमारे पास 3 होंगे। तो अगर इसको अल्कीन के हिसाब से लिखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन अगर हम साइक्लो अल्केन के हिसाब से लिखेंगे तो CH2 ये, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे आप देखो सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो ये अल्केन हो गए, लेकिन ये क्लोज चेन में हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास कहलाएंगे साइक्लो अल्केन। तो ये अल्कीन और ये हमारे पास साइक्लो अल्केन, तो ये भी आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
तो ये एक हो गया हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फोर्थ टाइप पे हम आते हैं, जो है हमारे पास मेटामेरिज्म। अभी इसके दो टाइप्स रहते हैं, एक मेटामेरिज्म और एक टाटोमेरिज्म, और स्टीरियोआइसोमेरिज्म अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो हम फोर्थ टाइप पे आ जाते हैं इसके हम, जो कि है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, FG शॉर्ट फॉर्म में फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड। जो अल्काइल ग्रुप हमारे पास होगा वो डिफरेंट होगा। अब पहले हम आते हैं ये किस किस में एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा ईथर में और कीटोन में। ये हमारे पास वैसे सेकेंडरी अमाइंस में भी एग्जिस्ट कर सकता है। पहले हम ये दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब ईथर में जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला वो C4H10 और O। ईथर का अगर हम फंक्शनल ग्रुप लिखें तो इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम का होना लाजमी है। अब यहां पे अगर हम C4H10O के हिसाब से लिखेंगे मेटामेरिज्म के हिसाब से, तो इसमें तीन आपके पास आइसोमर्स मौजूद है। एक इस तरीके से हम लिखें जिसमें हमने ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन दे दिए और दूसरी तरफ हमने तीन कार्बन दे दिए। इसके हमारे पास नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आएंगे, पहले मिथाइल फिर प्रोपाइल और ईथर। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम लगा रहे हैं। अब देखो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपस में कहलाएंगे मेटामेरिज्म। तीसरा अगर हम पास जो है इसका स्ट्रक्चर लिखें, यहां पे तीन कार्बन स्ट्रेट चेन में, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। अब यहां पे भी तीन कार्बन है, लेकिन ये आइसो वाली कंडीशन है हमारे पास, और ये आपके पास एन प्रोपेन वाली कंडीशन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में और ये आपके पास क्या है, जैसे हम कहें ब्रांच में। तो ये आपके पास कहलाएगा आइसोप्रोपाइल, ये मीथाइल, और इसके लिए हम लिखेंगे ईथर। ये हो गए हमारे पास ईथर में, कि मेटामेरिज्म ईथर में हमारे पास कम से कम जो रिक्वायर्ड है वो 4 कार्बन में रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो कम से कम जो मेटामेरिज्म में रिक्वायर्ड होंगे वो 5 कार्बन होंगे। तो C5H10 और O, तो कम से कम यहां पे आपके पास 5 कार्बन रिक्वायर्ड होंगे। जैसे अगर हम यहां पे फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखें तो अगेन यहां पे आप देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, लेकिन कार्बोनाइल के इस तरफ एक कार्बन और इस तरफ 3 कार्बन। दूसरा स्ट्रक्चर हम लिखेंगे जिसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ आपके पास सिमिलर अल्काइल ग्रुप। अब देखो यहां एक तरफ 3 कार्बन है, दूसरी तरफ एक कार्बन, लेकिन इसमें दोनों तरफ आपके पास क्या है, 2-2 कार्बन। और तीसरी पॉसिबिलिटी सेम इसी तरीके से, कि जिसमें हम कार्बोनाइल के एक तरफ एक कार्बन लगाएंगे और दूसरी तरफ 3 कार्बन लगाएंगे, लेकिन वही आइसोप्रोपाइल वाली कंडीशन। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे हमारे पास, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म हमारे पास ईथर में भी एग्जिस्ट करेगा, कीटोन में भी एग्जिस्ट करेगा, और जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस है, सेकेंडरी अमाइंस में भी हमारे पास मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसके लास्ट टाइप पे आते हैं, और वो है हमारे पास टाटोमेरिज्म। तो इसका लास्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म इटसेल्फ हमारे पास क्या है, टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का। अब टाटोमेरिज्म क्या है, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। in which two isomers are in dynamic equilibrium.
जिसमें दो आइसोमर्स आपस में क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों में डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो दो आइसोमर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। जैसे अगर हम एक स्ट्रक्चर लिखें, ये आपके पास कहलाता है कीटो फॉर्म, क्योंकि यहां पे आपके पास क्या है, एज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां पे आपके पास क्या होगी, जो अरेंजमेंट है वो आपके पास क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। अब यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये ऑक्सीजन अटैक करेगा किस पे, हाइड्रोजन पे, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड अब किसके साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, रिजल्टिंग अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आपके पास OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। बाकी आपके पास ग्रुप सेम रहेगा, CO2 और CH3। ये हमारे पास कहलाएगा इनोल फॉर्म, क्योंकि यहां आपके पास डबल बॉन्ड भी मौजूद है, इन आ गया आपके पास, और ओल आपके पास OH ग्रुप भी आपके पास आ गया, तो ये हमारे पास कहलाएगा इनोल फॉर्म, और ये हमारे पास कहलाएगा कीटो फॉर्म, क्योंकि यहां पे आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और आपके पास OH ग्रुप भी मौजूद है। तो ये हमारे पास है टाटोमेरिज्म, जिसमें ये दो स्ट्रक्चर आपस में क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, लेकिन इन दोनों में आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे पास है टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इन व्हिच टू आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने इसके 5 टाइप को डिस्कस किए। बाकी हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो भी मैं जल्दी आप लोगों की तरफ अपलोड कर लूंगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको सवाल हो, आप बिला वजह बिना झिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स दूंगा। टिल देट अल्लाह हाफिज। रिमेनिंग इसके जो लेक्चर हमारे पास ऑर्गेनिक के हैं वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करेंगे। जो नीडी स्टूडेंट हैं, जो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो टॉपिक बाय टॉपिक ऑर्गेनिक में अपलोड करते जा रहा हूं, आप लोग वहां से इसको स्टडी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।